हो। फॉर एग्जाम्पल के, अगर आप हेड पे काम कर रहे हो, जैसे आप हेड में टर्न दे रहे हो या हेड के अंदर कोई किसी भी टाइप का रोटेशन दे रहे हो, तो आपका जो सर है वो स्ट्रेटली नहीं घूमेगा, बल्कि एक हल्के से कर्व के साथ वो रोटेट होना शुरू करेगा। सिमिलरली जैसे अपने हाथ को मूव करते हो, तो भी आप वॉक करते हुए अपने हाथ को जो है एक आर्क में चलाते हो। कोई भी चीज आप उठाते हो, कोई भी आप किसी भी चीज को लिफ्ट करते हो, तो हर एक चीज अगर आप देखोगे तो एक आर्क में चलता है। इवन आप जब वॉक करते हो तो भी आपके पैर जो है एक आर्क में मूव करते हैं। तो ये चीजें हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में करते हैं कि मतलब हम जो भी कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक होने लग जाती है। बट जब आप चीजों को एनिमेट करते हो तो एनिमेशन में आपको इन छोटी छोटी चीजों का बहुत ही ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। अरे पहले शो करना चाहिए ना। आप कोई भी चीज करते हो, जैसे मूवमेंट लेते हो, किसी भी टाइप का वॉक साइकिल लेते हो, कोई भी रोटेशन लेते हो, आप जब साइकिल चलाते हो तो भी आपका जो पैर है एक आर्क में घूमता है। आप जब राइट लिखते हो तो कर्सिव राइटिंग ज्यादा से लिखते हो, कभी आप स्ट्रेट लिखने में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है, लेकिन आप हमेशा फ्लो में लिखते हो। तो ओवरऑल हर एक चीज में एक आर्क होता है। आप कोई भी चीज, कोई भी वर्क जब करते हो, सब एक पर्टिकुलर रोटेशन में या पर्टिकुलर मूवमेंट करते हो, तो उस मूवमेंट को जब हम एनिमेशन में लेकर आते हैं या फिर आप प्रॉपरली जब किसी चीज को एनिमेट करते हो तो आप उसमें आर्क का ध्यान रखते हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे बहुत छोटा एग्जाम्पल है और बहुत सटीक एग्जाम्पल है। जब भी आपने हाथ को लिफ्ट करते हो तो आपका हाथ भी है एक आर्क में घूमता है। आपका हाथ कभी स्ट्रेट नहीं जाता। अगर स्ट्रेट चला गए हो तो आप एक आर्क के छोटे हिस्से को आप स्ट्रेटली मूव कर रहे हो, ना कि आप प्रॉपर हाथ को एक रोटेशन में दे रहे हो। अगर आप रोटेशन में, आपका हाथ जब तक रोटेशन में चलेगा तब तक वो रियलिस्टिक नहीं लगेगा। तो एनिमेशन का बहुत जरूरी रूल है कि आप किसी भी चीज को जब घुमाओ तो उसको पर्टिकुलर एंगल पे और कर्व में ही चलाओ। ठीक है। एनिमेशन प्रिंसिपल है आर्क। ठीक है, कोई भी चीज होगी वो हमेशा आर्क में चलेगी। हाँ, पीडीएफ शेयर कर दूंगा क्लास के बाद। बात आती है सेकंड रिएक्शन की। अब सेकंड रिएक्शन और फॉलो थ्रू ओवरलैपिंग में लोग कंफ्यूज होते हैं। फॉलो थ्रू में क्या होता है कि आपका जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट करेक्टर है, जब वो मूव करता है तो उसको फॉलो करते हुए दूसरा ऑब्जेक्ट भी मूव करता है। बट सेकंड रिएक्शन में क्या होता है कि जब आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव करना बंद करता है, तब सेकंड ऑब्जेक्ट एनिमेट करना शुरू करता है, तब उसमें एनिमेशन होना शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जैसे गिलहरी का एग्जाम्पल है, स्क्विरल का एग्जाम्पल है कि वो पहले जंप करते हुए गई, उसका जो एनिमेशन चल रहा था स्टार्टिंग में क्या चल रहा था, फॉलो थ्रू चल रहा था, जो टेल थी उसको फॉलो करते हुए चल रही थी। बट जैसे वो रुकी, जैसे वो स्टॉप हुई सडनली, तो क्या हुआ, उसकी, वो तो उसकी फर्स्ट बॉडी स्टॉप हो गई, लेकिन टेल क्या है, उसके बाद भी मूव करती रही, उसके बाद भी टर्न होती रही। तो ये आपका सेकंड रिएक्शन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप कार चला रहे हो, ऐसा आप एनिमेशन मूवीज में देखते हो कि कोई बंदा सडनली ब्रेक मारता है तो आपकी बॉडी जो है आगे जाके गिरती है, चाहे गाड़ी रुक जाती है लेकिन बॉडी जो है वो आगे तरफ जाके गिरती है। हमारे साथ कई बार होता है कि हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो ब्रेक, सडन ब्रेक पे बॉडी आगे तरफ मूव हो जाती है गाड़ी रुकने के बाद। जो हमारी बॉडी मूव करती है वो हमारा सेकंड रिएक्शन है। और फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट चल रहा था उसके रुकने के बाद, मतलब कार जो हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, हम लोग सेकंड ऑब्जेक्ट है, तो जब कार स्टॉप हुई तो उसके बाद हमने मूव करना शुरू करा, दैट्स कॉल्ड सेकंड रिएक्शन। क्लियर है यहाँ पे? जैसे
जैसे ये रहा एग्जांपल में ये दिखा रहा हूँ। जैसे आपके पास ये रहा, यहाँ पे एग्जांपल है, ये रहा। जब फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है उछलना बंद करता है, मतलब जब वो नीचे आके रुकता है, उसके बाद क्या होता है, आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका एनिमेशन जो है बाद में होता है, टोपी का। तो हर एक ऑब्जेक्ट जो भी बाद में एनिमेट होता है वो आपका सेकंड, जो भी एक्शन है वो सेकंड रिएक्शन आपका होता है। जैसे बाल हो गए, बाल आप जब हेड जब आप घुमाते हो उसके बाद जब बाल घूमते हैं तो वो सेकंड रिएक्शन होता है आपका। ठीक है। हाँ, ये थ्योरिकल क्लास है, थ्योरीज की। हम्म। आप क्लासिकल से फोटोशॉप में कर सकते हो, आप एनिमेट फोटोशॉप में आराम से कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको क्लासिकल एनिमेशन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर तो एनिमेट में करना पड़ेगा चीजें। एनिमेट में स्केचिंग, हाँ फोटोशॉप के अंदर आप फ्रेम्स को लगा दो टाइमलाइन में, आराम से हो जाएगा। ठीक है। अब ये सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट रोल है, टाइमिंग और स्पेसिंग। स्पेसिंग इसलिए साथ में बोलता हूँ क्योंकि ये कॉम्बिनेशन इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग है, टाइमिंग क्या होती है कि नंबर ऑफ इमेजेस किसी भी एनिमेशन में कितनी ज्यादा जो इमेजेस आप यूज करते हो जो कि मूव करती है एक किक के बाद अनदर इमेज जो कंटिन्यूसली चलती है। ये क्या करता है, ये एक रिदम सेट करता है जो कि आपके एनिमेशन को अलाउ करता है एक सम नॉन लीनियर एक्शन या फिर काफी स्मूथ एक्शन करने में। आपको पता चलेगा कि एक्चुअली उसका जो एनिमेशन है कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे आपको मूव करना है। अगर आप जब किसी वेट को उठाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसको उठाने में, बहुत ज़्यादा हैवी वेट, लेकिन जब उसको रिलीज करते हो तो एकदम से सडनली छोड़ देते हो। तो यही चीज़ होती है, जो डिफरेंस है जो आपके टाइमिंग आपको लगा उठाने में और छोड़ने में, वही है टाइमिंग और स्पेसिंग, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। इसमें ये क्या करता है, ये आपके एनिमेशन की क्वालिटी जो होता है बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है और आपके एनिमेशन के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट करता है। स्पेसिंग क्या होता है, स्पेसिंग होता है दो फ्रेम्स के बीच में जो स्पेस होता है। ये एक तरह से डिटेलिंग होती है एनिमेशन की, कि मतलब आपने हाथ ऊपर करा, हाथ थोड़ी देर के लिए रुका, उसके बाद आपने रिलीज करा। जैसे हम लोग सपोज आप हथौड़ा चला रहे हो तो आपने हथौड़ा उठाया थोड़ी देर के लिए, वेट हैवी हथौड़ा है, उठाया थोड़ी देर के लिए रुके, वो स्पेसिंग हो गई। हथौड़े को लेके ऊपर जाना आपकी टाइमिंग हुई, थोड़ी देर रुकना आपकी स्पेसिंग हुई, और उसके बाद उसको एकदम रिलीज करना, मतलब उसके बीच में एकदम सटीक से पार करना। तो एक मतलब एक सेकंड में अपना काम मार दिया, तो उसके बाद 24 फ्रेम्स बनाने पड़ेंगे। हाँ 24 फ्रेम्स का, लेके 24 फ्रेम्स के अंदर ही बनेगा। हाँ तो कम हो जाएंगे बिल्कुल। हाँ वही चीज, जैसे आपने एनिमेट करते होगे तो उसमें होल्ड होता है, होल्ड का होल्ड फ्रेम होता है, आपका की फ्रेम्स होता है, इन बिटवीन फ्रेम्स होते हैं, तो वही चीजें टाइमिंग और स्पेसिंग को सेटल करता है। टाइमिंग उसको कितने टाइम पे आपको उसको उठाना पड़ेगा, अगर आपको बहुत स्लो उठाना है तो फ्रेम रेट उसके इंक्रीज हो जाएंगे, मतलब आप 10 फ्रेम्स में ऑलमोस्ट 10 फ्रेम लगा रहे तुमने उठाने में उसको। नहीं, हर सेकंड फ्रेम नहीं चेंज सकते, बट ये है कि आ, अगर 10 सेकंड की बना रहा है, 10 सेकंड के अंदर फ्रेम्स बना रहा है, तो तुझे फिर पूरा प्लान आउट करना पड़ेगा कि तुझे क्या किस तरीके का उस पर एनिमेशन रखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल पोस्ट टू पोजर स्ट्रेट हेड उसमें नहीं कर सकता, क्योंकि स्ट्रेट हेड करेगा तो फिर चीजें बहुत ज्यादा वो हो जाएंगी, कॉम्प्लेक्स होते चले जाएंगी। तो 10 सेकंड का तो एनिमेशन बनाना है, 10 सेकंड इंटू 24 कर ले, तो 10 24 टू 40 फ्रेम्स के आसपास तुझे बनाने पड़ेंगे। हाँ और उसको अंदर से मतलब उसके बीच में इरेज कर दिया और फिर बाद में इरेज करके, बाद में इरेज करके तो यूज कर सकते हो, बाद, 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 बाद,
लो तो अलग चीज हो जाती है। हाँ, वैसे रेस तो नहीं करते, नया ही फ्रेम बनाते कि इतने रेस करके फिर दोबारा मैच करके मेहनत करें, बट नए बना लेते हैं। बट अगर रेस करके बस तो कोई भी इशू नहीं है ऐसा। तो सारा खेल है टाइमिंग और स्पेसिंग का। अब ये जैसे यहाँ पे एक बहुत पुराना एग्जांपल है, मैं आपको लोग दिखाता हूँ टाइमिंग्स की। जैसे हमने वो बॉल वाला पिंक बॉल का एग्जांपल देखा था। जैसे यहाँ पे, अब यहाँ पे आप देखोगे कि अगर इसको स्लो करना है, जैसे यहाँ पे ये जो लाइंस है ये आपकी टाइमिंग और स्पेसिंग को डिफाइन करती है। मतलब कि जो ज्यादा लाइंस आसपास है तो ये आपके फ्रेम्स है, ये जो लाइंस है ये आपके फ्रेम्स है और ये आपकी टाइम लाइन है। ठीक है। अब जब मैं बात करता हूँ स्लो करने की, किसी भी चीज को ईज दिखाने की, तो फ्रेम इंक्रीज कर देते हैं। मतलब यहाँ पे एक दो तीन चार, यहाँ से फ्रेम धीरे धीरे हुआ और उसके चीजें फास्ट 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 होती चली गई। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये फ्रेम जो है हर एक लाइन के ऊपर से होते हुए जा रहा है। ये जो बॉल है हर एक लाइन पे, क्योंकि फ्रेम को डिफाइन करता है। अब चाहे टाइम पीरियड इसके अंदर चाहिए 1 सेकंड का हो चाहे हाफ सेकंड का हो, लेकिन जितना उसके अंदर टाइम पीरियड है उसी टाइम पीरियड के अंदर उसकी चीजें जो है चेंज होगी। जैसे फास्ट हुआ फिर स्लो हुआ फिर फास्ट हुआ। तो स्लो करने के लिए हमने यहाँ पे फ्रेम इंक्रीज करे, फास्ट करने के लिए हमने यहाँ पे स्पेस छोड़ दिया, मतलब कि हमने यहाँ पे गैप दे दिया। और उसके बाद हमने फिर अगर उसको स्लो करना है तो हमने फ्रेम को इंक्रीज करने की जो स्पेसिंग है वो कम कर दी, और फिर हमने फास्ट करने के लिए स्पेसिंग को इंक्रीज कर दिया। एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मुझे वो मिल गया पिंग पॉन्ग बॉल वाला, जैसे ये वाला। अब यहाँ पे देखोगे दोनों में जो फ्रेम रेट है दोनों में 24 फ्रेम्स ही है, दोनों की टाइम जो एक ही है। बट यहाँ पे क्या है, ये एकदम स्टेबल लग रही है, बट इसमें क्या है कि ये थोड़ा सा ऊपर उठ के वापस आ रही है। जैसे हमने लास्ट टाइम स्लो स्लॉट का एग्जांपल दिया था कि अगर आप बॉल हवा ऊपर की तरफ छोड़ते हो हवा में, तो ऊपर जाते वो स्लो हो जाती है, उसके बाद नीचे आती है फास्ट आती है। तो वही चीज यहाँ पर कर रहे हैं कि पहले जो बी वाली बॉल है ये क्या है, बहुत ज्यादा कांस्टेंट है, इसमें कोई रिदम नहीं है या कोई इसमें फ्लो नहीं है, एकदम रियलिज्म नहीं लग रहा है, ये बस हाँ ठीक है जंप करिए ओके ठीक है। बट जब आप इसमें करते हो, टाइमिंग और स्पेसिंग का काम करते हो, तो आप यहाँ पे उसका थ्रो को फास्ट करते हो और ऊपर एक पीक पॉइंट लाके लाते हो जहाँ पे चीजें हो जाती है स्लो। ठीक है। और जब स्लो होने के बाद वापस वो नीचे आते तो चीजें क्या है स्पीड पकड़ लेती है। तो यही डिफरेंस होता है इज इन इज आउट का, क्योंकि आपके एनिमेशन को मोर रिलेटेबल बनाता है और आपको बताता है कि एक्चुअली आपका जो एनिमेशन है वो कितना सटीक है। टेक मी इन, हाँ टेक मी इन, ये तो देख ही नहीं रहा। ठीक है। तो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 24 फ्रेम्स पूरे हैं, लेकिन इसको स्लो दिखाने के लिए क्या हुआ, यहाँ पे फ्रेम रेट को, यहाँ पे फ्रेम्स जो है इंक्रीज कर दी गए, यहाँ पे जो स्पेसिंग होगी खत्म कर दी गई, और यहाँ पे स्पेस बढ़ा दिया गया ताकि आपका एनिमेशन जो है फास्ट हो जाए। तो ये पहले स्लो होके फिर फास्ट हो रहा है। ठीक है। वही सेम चीज अब यहाँ पे लोग स्पेसिंग की बात करते हैं, तो अब यहाँ पे जो बॉल है ये एकदम सिंपल स्पेसिंग है इनकी, क्या बोलते हैं दोनों के बीच में गैप कितना है, और ये टाइमिंग है कि कहाँ पे वो बाउंस कर रही है, कहाँ पे वो टच हो रही है। तो ये बॉइंग बॉइंग ये क्या है, ये आपकी टाइमिंग है, बट के बीच की जो स्पेसिंग है वो बड़ी हुई है। अब यहाँ पे अगर ये ऊपर की तरफ जा रही है तो यहाँ पे फ्रेम इंक्रीज होगा, नीचे कम होंगे, फिर ऊपर फ्रेम्स ढेर सारे होंगे, फिर नीचे कम होंगे। तो यही चीज होता है टाइमिंग और स्पेसिंग का। जैसे यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दे रखा, आप किसी को वॉक साइकिल दिखा रहे हो तो बहुत स्लोली उसने स्टार्ट करा, और फ्रेम क्या होगी कि बेसिक क्या है स्पेसिंग जो है इंक्रीज हो गया और वो फास्ट होता चला गया। ठीक है। दिस अनदर एग्जाम्पल कि यहाँ पे जो बॉल है ये कांस्टेंट स्पीड से चलेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है स्पेसिंग जो है इक्वल है,
इसमें कोई कम ज़्यादा कुछ नहीं है, टाइमिंग उसकी एकदम इक्वल है। लेकिन जब यहाँ पे बात आती है, तो यहाँ पे क्या है, बॉल एकदम फास्ट होगी, फास्ट जाएगी और फिर उसके बाद स्लो हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे पहले स्लो होगी, फिर फास्ट होगी और फिर स्लो हो जाएगी। तो ये चीज़ होता है टाइमिंग और स्पेसिंग का। ये वही एग्जांपल है जो एग्जांपल हम लोग अभी यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो टाइमिंग और स्पेसिंग किसी को डाउट? स्लो एंड स्लो आउट, टाइमिंग स्पेसिंग ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट स्लो एंड स्लो आउट आपके पर्टिकुलर टाइम को बताता है, बट जो टाइमिंग है वो आपके एक्चुअल रियलिज्म को क्रिएट करने के लिए होती है। ठीक है, और स्पेसिंग जो मेन काम करती है, जो स्पेसिंग है ये मेन सबसे इम्पोर्टेंट करती है डिटेलिंग्स डालने में, कि आपके जो एकदम ईज आए आपके किसी भी चीज़ को करने में। जब आप एनिमेशन करने जाओगे, सीजीआई एनिमेशन जब आप करोगे, तो उसमें टेंजेंट्स होते हैं जिनको आपको पर्टिकुलर फ्लो में लाना पड़ता है, जिसकी वजह से आपके डिजाइन में ईज आए। ठीक, अब बात करते हैं एक्सलेरेशन की। एक्सलेरेशन की जब बात आती है, तो एक्सलेरेशन जहाँ तक नॉन रियलिस्टिक कार्टून्स में किया जाता है, जैसे आप मिकी माउस वगैरह हो गए, अलग अलग कैरेक्टर्स हो गए। इसका क्या दिक्कत आ रही है यार? ये अनिकेत का हमेशा पता नहीं लेट ज्वाइन करता है, क्या होता है इसका कुछ समझ में नहीं आता। एक मिनट। हाय प्रोफेसर आपका। ओके, अरे एक्सलेरेशन वाला नहीं सुना किसी ने? ना सर। हाँ ना, विंडो शेयर ना हमारे होता है कभी कभी यार, मैंने इतना सारा बोल दिया। अच्छा, एक्सलेरेशन दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। टाइमिंग के बाद आपका एक्सलेरेशन आता है, तो एक्सलेरेशन का मतलब नाम से पता चल रहा है कि एक्सलेरेशन किसी भी चीज को एक्सट्रीम लेवल पर दिखाने की बात है। या आप अपने कैरेक्टर के अंदर कोई एनिमेशन की क्वालिटी को जब इंक्रीज करते हो, तो आप उसके अंदर एक्सलेरेशन करते हो। एक्सलेरेशन क्या करते हैं? किसी भी चीज को एक्सट्रीम पे लेके जाना। फॉर एग्जाम्पल करेजा कावर्डी डॉग, वो डरता था या लड़ता था, जब भी वो परेशान हो रहा था उसका बॉडी से बड़ा मुंह खुलता था, आंखें बाहर आ जाती थी। बहुत सारे कार्टून में सब चीजें देखी है, जो कि एक्सट्रीम लेवल के कार्टून होते थे, जो प्रॉपर कार्टून होते थे। मतलब मैंने ये नहीं बोला सेमी रियलिस्टिक कार्टून, बट प्रॉपर कार्टून, टॉम एंड जेरी टाइप कैरेक्टर्स जो हो गए। उसमें क्या था, एक्सट्रीम लेवल पे दिखाने के लिए क्या करते, उसकी बॉडी को बहुत ज्यादा स्ट्रेच करते थे, स्क्वाश करते थे। अगर वो प्रेस मुंह पे मार दे, तो प्रेस की तरह उसका शेप हो गया फेस। तो एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाना, ये अपने हिसाब से, अपने स्टैटिक के हिसाब से आप
उस कैरेक्टर को ज्यादा अच्छे से समझ पाते थे और उसको अच्छे से नोट कर पाते थे। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हमारे पास है एक्सलेशन के, जैसे कि ये रियल वर्ल्ड के चेंजेस है और ये कार्टून वर्ल्ड के हमने एनिमेशन प्रोसेस जो है दिखा रखे। रियल वर्ल्ड में क्या है कि आप जब बॉल बाउंस होती है तो नॉर्मली जंप करती है, उसके अंदर ज्यादा चेंज नहीं आते, बट जैसे आप उसको कार्टून में दिखाना चाहते हो तो आप उसके अंदर स्ट्रेच लाते हो, स्क्वैश लाते हो, धूल उड़ रही है, या फिर जब नॉर्मल पर्सन पंच मारता है तो वो नॉर्मली पंच करता है। बट जब आप एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाते हो, मतलब कि जब कोई पंच मारा हो कार्टून में तो उसकी पूरी बॉडी हवा में दिखा रखी है और पूरी ताकत उसमें नोट कर डाल रखी है। सेम ऐसे गोल्फ खेलते हुए कि एक नॉर्मल पर्सन जैसे गोल्फ खेलता है, बट एक कार्टून कैसे गोल्फ खेलता है तो उसमें पूरा जो क्या बोलते हैं क्लब है। हाँ, एक्चुअल में क्या? जैसे बॉल अंडे की शेप में होती है, नहीं नहीं, ये कार्टून में है ना, ये तो रियल वर्ल्ड में नहीं। वो देश में गाड़ी नहीं चलती, हाँ हाँ, उसके टायर देखे मैंने, अंडे की शेप देखे उसकी। इल्यूजन 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 हो सकता है, बट अब वो हाँ, थ्रस्ट और प्रेशर की बात तो फिर फिजिक्स वाली बात आ गई ना, वो तो कारण फिजिक्स के नियम से तो थ्रस्ट और प्रेशर वाली चीज आ गई। हाँ, अभी तो एनिमेशन और सेम जैसे आप धक्का मारने के लिए करते हैं, धक्का मारने के लिए अब आप किसी को दिखाओगे कि कोई कोई पर्सन हैवी वेट खिसका रहा है, तो यहाँ पे उसके बॉडी लैंग्वेज को बिल्कुल चेंज कर दिया, उसके अंदर प्रेशर डाल दिया कि यार वो बंदा बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चल रहा है। अब यहाँ पे जैसे तीन चीजें, तीन जो है प्रोसेस है वो एक साथ है, जैसे आर्क हो गया, फॉलो थ्रू हो गया, एक्सलेशन हो गया। तो जैसे कोई डर रहा है तो चीजें क्या है आर्क में, जैसे हम लोगों ने जब पोजिंग वगैरह हम लोग बनाते थे तो हम लोग आर्क का इस्तेमाल करते थे, वो ये आर्क यहाँ पे एक्सट्रीम लेवल पे हम लेके चलते हैं। तो ये एक तरह से रूल है जो कि आप किसी भी चीज को जब आप प्रॉपर्ली एनिमेट करना चाहते हो तो आप इसको एक आर्क में फॉलो करता है कि आपके प्रोपोर्शन सही है और आप उसको सही तरीके से एनिमेट कर सको किसी भी चीज में। ठीक है, बात आती है सॉलिड ड्राइंग की। अब सॉलिड ड्राइंग ज्यादातर थ्री डायमेंशनल एलिमेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि थ्री डी ऑब्जेक्ट हो गए, इनकी अपनी एक थिकनेस होती है, अपना एक वॉल्यूम होता है, अपने एक उनके जो रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, शैडोज का। बेसिकली ट्रेडिशनल एनिमेशन में क्या होता है कि जब आप आपको बहुत सारे स्किल्स की जरूरत पड़ती है, बट सीजीआई एनिमेशन में आपकी चीजें बहुत ज्यादा सिंपल हो चुकी हैं, मतलब आप बहुत आराम से चीजें बना लेते हो। बट आपको अगर सिंपल ड्रॉप की शैडो भी बनानी है तो आपको प्रॉपर हाथ से बनाना पड़ता है, छोटे छोटे डिटेल्स को, जैसे मैं बोला ट्रेडिशनल एनिमेशन में मेहनत बहुत है, बट सीजीआई में चीजें बहुत सिंपल हो गया, आपने चार लाइट लगाई और आपका रेंडर लगा, आपका एनिमेशन, आपको ड्रॉप की शैडो हर चीज मिल गई। बट ट्रेडिशनल एनिमेशन में ऐसा नहीं था, आपको हर एक जो पेपर में एनिमेशन करते थे, टाइप्स ऑफ एनिमेशन में आएंगे, पेपर पे जो एनिमेशन होते थे पुराने टाइम में, जिससे वो टॉम एंड जेरी वगैरह ये सब बने हुए ट्रेडिशनल एनिमेशन थे वो। ठीक है, अब सॉलिड ड्राइंग की जो बात है कि एक एक डिटेल को, सॉलिड ड्राइंग का मतलब है यहाँ पे जब ड्रॉप की शैडो की बात कर रहे हैं, थ्री डायमेंशनल उसके ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली आपके जो ड्राइंग है, जो कैरेक्टर है, उसकी प्रॉपर डेप्थ या उसकी प्रॉपर डिटेल की बात जो हम कर रहे हैं वो दिखना बहुत जरूरी है। जब तक आपके कैरेक्टर की डिटेल या आपके कैरेक्टर की डेप्थ नहीं दिखती तो आपका कैरेक्टर इतना ज्यादा अपीलिंग इंटरेस्टिंग नहीं लगता। इसमें एनिमे वगैरह मांगास वगैरह को आप बोल सकते हो, क्योंकि उस पे क्या है कि वो टू डायमेंशनल इमेज में भी वो इतनी डिटेलिंग करते हैं कि वो काफी अर्सा थ्री डायमेंशनल लुक ना शुरू होता है। जो फर्स्ट टाइम थ्री डायमेंशनल उसमें देखा गया था वो देखा था नारुतो की फर्स्ट मूवी जो आई थी, कि 2D में नॉर्मली उसका फाइट सीन होता है, बट नारुतो का एक शॉट है कि वो रासेंगन जब बनाता है तो पूरा एक थ्री डायमेंशनल लुक लेता है, और वो सारा कोई बोल नहीं सकता कि सारा कुछ वो 2D एनिमेशन पेपर में ड्राइंग करा हुआ है, पूरा इतना सॉलिड थ्री डायमेंशनल लुक उस पर दिखाया गया। एक और उससे पहले बेस्ट एग्जांपल था ब्यूटी एंड द बीस्ट का, जब बीस्ट जो होता है नॉर्मल प्रिंस बनने लग जाता है, तो उसमें अराउंड 2000 फ्रेम्स ड्रॉ कर रहे थे उस मॉफ को दिखाने के लिए, 2000 फ्रेम ड्रॉ करके वो नॉर्मल ह्यूमन पर्सन में कैसे उसके हाथ पैर कैसे नॉर्मल होते हैं वो सब दिखाने के लिए 2-2,500 फ्रेम्स उन्होंने स्केच करे थे।
बट अब चीज़ें ऐसे नहीं है। सॉलिड ड्राइव में आपके जो कैरेक्टर है वो ज़्यादा अपीलिंग, उसकी वॉल्यूम, उसकी डेप्थ प्रॉपर्ली दिखनी चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ्रंट व्यू है, तो लेकिन इसके अंदर जो इसकी वॉल्यूम है, इसका शेप स्ट्रक्चर भी आपको पता होना चाहिए। तो सिम्पसन का जैसे 3/4 आपने एरिया बना रखा, ठीक है? तो बेसिकली आपकी जो ड्राइंग है, जो भी डिटेल्स है वो प्रॉपर होना चाहिए और आपके कैरेक्टर की जो डेप्थ है वो प्रॉपर्ली दिखनी चाहिए, जिससे आपका एनिमेशन में चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा सटीक नज़र आएँगी। ये अ, उस टाइम का लिखा गया क्योंकि ट्रेडिशनल एनिमेशन उस टाइम ट्रेडिशनल एनिमेशन होते हैं, तो ये रूल तब के लिखे गए थे। बट जब आप 3 डायमेंशन में आ चुके हो और जब सॉफ्टवेयर वगैरह आ चुके हैं एनिमेशन करने के लिए, तब चीज़ें इतनी ज़्यादा सॉलिड ड्राइंग पे इतना ज़्यादा फोकस लोग करते नहीं, क्योंकि आप पहले एक बार कैरेक्टर बना लेते हो, एक बार फोकस कर लेते हो, उसके बाद आप उसको रिग करने के बाद एनिमेट कर सकते हो इज़िली। बात आती है अपील की। अब अपील, अगर आप कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा सॉलिड बना रहे हो और उसकी डिटेल्स को, उसकी डेप्थ को, लाइट और शैडो आप उसके अंदर बहुत अच्छे से दे रहे हो, ठीक है। लेकिन उसकी अपील भी उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सपोज़ हम लोग बात कर रहे हैं किसी एक्टर की, जिसके एक्टिंग स्किल बहुत ज़्यादा हाई है और क्या बोलते हैं, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कैरेक्टर फाइनल करते हो किसी मूवी के लिए, तो आप किस टाइप के उसकी पर्सनैलिटी को रखोगे? वही सेम चीज़ आप अपील में रखते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल डिज़्नी की मूवीज़ आती हैं, तो उसमें बगीरा भी एक जानवर है और शेर खान मतलब जो टाइगर है वो भी एक जानवर है। लेकिन दोनों खतरनाक होने के बावजूद बगीरा जो है उसकी पर्सनैलिटी एकदम आपको लगता है कि हाँ, ये अच्छा इंसान है। बट शेर खान को देखते ही आपको समझ में आता है कि ये विलन है। तो ये अपील होता है कि आप अपने कैरेक्टर को किस तरीके से आप उसको दिखाते हो। आप उसको पॉजिटिव दिखाते हो या फिर आप उसको डार्क कैरेक्टर दिखाना चाहते हो। इसके बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे स्माइल हो गई, राउंड शेप हो गया, कलर्स से आप उसको लाइट कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप उसको बहुत ज़्यादा बुरा दिखाना चाहते हो तो आप उसको डिसैचुरेट कर सकते हो, डार्क कर सकते हो या उसके सैड कलर्स के साथ रख सकते हो। आईज़, स्पाइक्स, ट्रायंगल, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप उसको बना सकते हो डेंजरस सा, कि एकदम खतरनाक टाइप का आपका कैरेक्टर दिखना चाहिए। तो वो चॉइस के ऊपर बात आती है, अपील के ऊपर बात आती है कि आप किस टाइप से अपने कैरेक्टर को नोट करते हो और आप उसके अंदर क्या-क्या एलिमेंट्स को यूज़ करते हो। जैसे यहाँ पे बहुत सारे वेरिएशन है, सिंपल कैरेक्टर है, अलग-अलग स्टाइल का कैरेक्टर है, बट आपको इनको देख के आपको लगता होगा कि हाँ, ये कैरेक्टर जो है काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, सिंपल लिविंग वाले हैं, चाहे इनका स्टाइल कितना ज़्यादा अलग हो। सिमिलरली जैसे आपके कैरेक्टर्स हैं कि तीनों कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग से है। ये शॉक्ड है, ये थोड़ा सीरियस होके देख रहा है, ये हँसे, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, ये चल क्या रहा है। तो तीनों की अपनी पर्सनैलिटी, तीनों का अपना अपील है। जैसे यहाँ पे सिंपल कैरेक्टर्स यहाँ पे हमने दे रखा, जैसे लीलो और स्टिच का कैरेक्टर हो गया। तो बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनका लुक और वेरिएशन जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो ये आपके एनिमेशन के प्रिंसिपल थे और आई होप किसी में डाउट है तो पूछ सकता है, अगर नहीं है पूरे 12 में किसी को कोई कुछ पूछना है तो बता दो। किसी को कोई सवाल ऑनलाइन में? नहीं सर। नहीं सर। चलो ठीक है, तो ये पीडीएफ मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा और इस पीडीएफ को आप लोग पढ़ने हेल्प करेगा पढ़ने के लिए, ठीक है? ठीक है, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग टाइप्स ऑफ एनिमेशन के बारे में देखेंगे और उसके बाद हम चीज़ों को फिनिश करेंगे, मतलब कि आपके असाइनमेंट की तरफ हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। सर असाइनमेंट A4 साइज पे करना है? A4 साइज शीट पे करना असाइनमेंट? A4 नहीं, A3। ओके ठीक है, A3 लिस्ट दे दूंगा। A3 का असाइनमेंट है, A3 का असाइनमेंट आके जमा करना है। तेरे पास तो आ गया ना लिस्ट? ठीक है। हेलो सर, हाँ, अब चल रहा है क्या हमारे साथ, मतलब सेम, क्या? मतलब तो सर सेम जिनका चल रहा है एनिमेशन अभी जो पढ़ा रहे हो आप, वो किसी और बैच में चल रहा है? मैं समझा नहीं, क्या? मतलब सर दूसरा कोई बैच में या ये चल रहा है जो आप अभी पढ़ा रहे हो एनिमेशन? नहीं, क्यों? नहीं सर, अगर
दिन का बैच सर मुझे शिफ्ट कर देते तो अच्छा, पर चल नहीं रहा तो मैं हो। तुम लोगों का लास्ट बैच तुमसे पहले वाले बैच के सबके खत्म हो चुकी है। तुझे डाउट है तो पूछ ले, दूसरा बैच कहाँ का निकलेगा। नहीं सर, डाउट की बात नहीं है, वो 4 बजे हो जाता है ना, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सुबह अगर होता तो वहाँ कहीं नहीं। कोई नहीं, अब तो सब चीजें एंड हो चुकी हैं। आपका लास्ट टाइप्स ऑफ ड्राइंग है, कितने टाइप के एनिमेशंस होते हैं, टाइप्स ऑफ एनिमेशन आपको फिनिश हो जाएगा। सर वो सॉफ्टवेयर एनिमेशन, क्या, मैं समझा नहीं क्या। एडोब एनिमेशन वो आपने लिखा होगा क्या, मतलब सॉफ्टवेयर में? आवाज तेरी बहुत अजीब सी आ रही है, मैं समझ में नहीं रहा कि बोल क्या रहा है। सर मैं बोल रहा हूँ कि ये तो थ्योरी बातें होगी ना, ये तो थ्योरी है, तो प्रैक्टिकली आप दिखाओगे या वो और कोई पढ़ाएगा? नहीं नहीं नहीं, वो प्रैक्टिकली सर दूसरा आएंगे। मैं तो थ्योरिकल था, मेरे पे सिर्फ थ्योरिकल पार्ट था। अच्छा सर, वो सर जो डिजिटल पेंटिंग रहेगा तो थोड़ा बोल रहे थे डिजिटल कि वो पेंटिंग का आपका मैंने वैसे, मेरे पे बैच नहीं है, बट मैंने बैच आपका रिशेड्यूल करा दिया ग्राफिक वाली मैम से, तो वो आपको डिजिटल पेंट के सेशन दे देंगे। तो जिसको डिजिटल पेंट का सेशन लेना है लिस्ट दे देना, नाम अपने अपने दे देना, मुझे व्हाट्सएप कर देना। कार्तिक काफी पढ़ा था। कर देना, मैं उनको लिस्ट दे दूंगा कि डिजिटल पेंट के बैच। हाँ, मुझे पर्सनल मैसेज कर देना कि उसको डिजिटल पेंट के सेशन चाहिए, और मैं फॉरवर्ड कर दूंगा उनके पास लिस्ट डिजिटल पेंट के सेशन। आप वहाँ पर सर हमें दूसरे कोई बैच पे ले लो ना, जब आप डिजिटल पेंटिंग सिखाओगे कोई दूसरे बैच पे तब ले लेना, या आप सिखाओगे ही नहीं अब? नहीं, अब ग्राफिक वाले से आएंगे, मैं नहीं सिखाऊंगा डिजिटल पेंट। अरे कौन सिखाएगा सर? हाँ, कौन सिखाएगा अब? मैडम है ग्राफिक वाले, वो सिखाएंगे। अच्छा सर, आप बता दो यार थोड़ा, आप मतलब देख लो एक बार, दोबारा सेशन ले लो। हाँ ठीक तो भला हो जाएगा। ठीक है कम सर से कम एक दिन का ले लो, वो 2 घंटे वाला, अगर सर हो नहीं सकता तो सर 2 घंटे वाला एक सेशन ले लो आप। अच्छा, मुझे डिजिटल बस पेंटिंग लिस्ट दे देना किसको डिजिटल पेंट का सेशन चाहिए, तो बताता हूँ। ठीक है, मुझे चाहिए था, लेकिन आप दोगे तो ज्यादा अच्छा व्हाट्सएप रहेगा। कर मैं देना, व्हाट्सएप कर देना, मैं बताता हूँ, मुझे व्हाट्सएप कर देना, शेड्यूल करना ठीक है। पड़ेगा। चलो सर ठीक। मेरा काम देखा था आपने, भेज रहा हूँ मैं तो आपको व्हाट्सएप पे। हाँ ठीक है, मैंने भी देखा है, अभी फीडबैक तो बताता हूँ मैं उसमें, ठीक है क्योंकि काफी चीजें ब्लूश ब्लूश हो रही है, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा दोनों इमेजेस में। ठीक है। ठीक है, चलो ठीक है, फिर आज डन करते हैं। बाय गाइस, मिलते हैं फिर। सर ओके सर, बाय। हाँ, सर ये 4 बजे वाला बैच कब तक चलेगा? सैटरडे तक। बस इतनी सी क्लासेस बच्चे हैं? हाँ, एक ही क्लास बची है। ओके। ओके। सर हाँ बोल। एनिमल एनाटॉमी, क्या? एनिमल एनाटॉमी तुम्हारी हो रही थी दिसंबर का टॉपिक तो अभी कहाँ से याद है तुझे? है, वो हुई नहीं था, मैं सीधा बोलूंगा, अभी ये चल रही है तो इसके बाद बोलूंगा। अब आपने बोले कि सैटरडे बाद खत्म, तो एनिमल एनाटॉमी पूछ रहा था। वीएफएक्स वालों की एनिमल एनाटॉमी उतनी नहीं थी यार। भाई तो पता ही नहीं कैसे बनाते हैं, सर्कल सर्कल से बनाना था बस, वो इतनी होती है सर? आज तो डाउट क्लियर कराता हूँ, तब मुझे भेज दियो, बता दूंगा मैं बता दूंगा तुझे। तो पूछ लो कहाँ पे तुझे डाउट है ना एनिमल का। चलो ठीक है फिर। ठीक है, चलो।